हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11 और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जहां पर हम करते हैं हर चैप्टर का जोरदार क्विक रिवीजन, सारे कंसेप्ट्स को करते हैं क्लियर और फिर करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू, मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई, एनसीईआरटी, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, ओलंपियाड के लिए और एनटीएससी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए भी हर सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज जो बुक्स हैं सारी चीजों के प्रॉपरली वीडियो सीक्वेंस में अवेलेबल हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है और आप अपनी पढ़ाई बहुत जोरदार तरीके से कर सकते हैं क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ टू अचीव दी 100% सक्सेस इन योर एजुकेशन फील्ड, राइट। इसी के साथ हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, लास्ट सेशन में हमने 4th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था एनिमल किंगडम। हमने वहां पर कंसेप्ट समझे कि एनिमल किंगडम में कैसे कैसे डिवाइड किया गया है ऑर्गेनिजम्स को, राइट। एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट फाइलम्स में, इसको हमने वहां समझा और फिर हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था फाइलम्स के बारे में। आज के इस सेशन में हम फाइलम्स को करेंगे कंटिन्यू और देखेंगे हर एक फाइलम का क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या फीचर्स हैं उनके ऑर्गेनिजम्स के। सो आइए स्टार्ट करते हैं विद द क्विक रिविजन पार्ट 2 फॉर एनिमल किंगडम। लेट्स स्टार्ट। तो आज जिस फाइलम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एस्किलमेंथ्स। वो क्या है? एस्किलमेंथ्स। एक लाइन यहां पर ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट करके लिखी हुई है, वो पढ़ लो पहले, उसके बाद अपन आगे की कहानी पढ़ेंगे। एनिमल्स आर कॉल्ड राउंड वर्म्स बिकॉज द बॉडी हैज सर्कुलर आउटलाइन इन क्रॉस सेक्शन। इन बॉडीज, ये जो इनकी बॉडी होती है किसकी, एस्किलमेंथस में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एस्किलमेंथस जो ग्रुप है उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी बॉडी में कुछ लाइंस होती हैं जो कैसी दिखती हैं, सर्कुलर, सर्कल की तरह सर्कुलर लाइंस होती हैं। तो ये जो सर्कुलर लाइंस हमें दिख रही हैं क्रॉस सेक्शन में, उसी की वजह से हमने बोला है कि ये क्या है, राउंड वर्म्स हैं, ठीक है। और अभी तक हमने जितने भी फाइलम्स पढ़े, आपको डेफिनेटली याद होगा अपने प्रीवियस सेशन में हमने जितने भी फाइलम्स पढ़े हैं ज्यादातर हमें वाटर में ही मिलते थे और ये एस्किलमेंथस भी हमें वाटर में मिलता है। दे आर फ्री लिविंग टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक पैरासाइट ऑन प्लांट्स और एनिमल्स। तो वाटर में तो मिलता ही है, लेकिन अब एक नया फीचर दिखने लगा है और वो क्या है कि ये टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म भी शो करते हैं। टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म का मतलब होता है कि पानी के अलावा ये लैंड पर भी पाए जाते हैं और पैरासाइट की तरह भी पाए जाते हैं। पैरासाइट का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहे और वहां रह के अपना फूड और शेल्टर, यानी रहेगा तो खाना भी खाएगा और रहने की जगह भी ऑक्यूपाई करेगा, ये दोनों चीजें करता है, तो उसे हम कहते हैं पैरासाइट। तो यहां पर ये फ्री लिविंग या तो लैंड पर मिल गए टेरेस्ट्रियल, या एक्वेटिक पानी में मिल गए, या फिर पैरासाइट भी हो सकते हैं। और पैरासाइट की तरह ये कहां पर रहने वाले हैं, तो पैरासाइट बनके ये प्लांट में भी रह सकते हैं या किसी दूसरे एनिमल में भी रह सकते हैं। और ये शो करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब है इनके पास ग्रुप ऑफ सेल्स थे जिन्होंने टिश्यू बनाया, ग्रुप ऑफ टिश्यू थे जिन्होंने ऑर्गन बनाया और ग्रुप ऑफ ऑर्गन थे जिन्होंने पूरा ऑर्गन सिस्टम बना रखा है। तो इनकी बॉडी में हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बॉडी कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है? ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि बॉडी में 3 लेयर होती हैं। ट्राई जो है ना, ट्रिप्लो का जो ये ट्राई है इसका मतलब ही है कि 3 लेयर्स हैं। और ये 3 लेयर्स क्या क्या हैं, वैसे तो मैं इसको बहुत बार पढ़ा चुकी हूं, अब तक तो रट चुका होगा आप लोगों को, लेकिन फिर से मैं बता देती हूं। 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म।
ये सब क्या है मैडम? ये सब कुछ नहीं है, सेल्स की लेयर है। बॉडी में बाहर वाली जो सेल्स की लेयर होती है वो कहलाती है एक्टोडर्म। बॉडी में सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो कहलाती है एंडोडर्म। और बॉडी में जो ऑर्गन जिस लेयर से बनते हैं, इन दोनों के बीच में जो लेयर होती है वो कहलाती है मेसोडर्म। जैसे अगर हमने बुक पर कवर चढ़ाया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, बुक है ना, बुक के ऊपर अपन ने कवर चढ़ा दिया, ठीक, तो ये कवर क्या हो गया? कवर हो गया एक्टोडर्म, ठीक है। और बुक का खुद का वो जो हार्ड बोर्ड पोर्शन होता है, राइट, वो बुक का जो खुद का कवर होता है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्या? मेसोडर्म, ठीक है। ये बुक का जो कवर बीच में दिख रहा है वो हो गया मेसोडर्म। और इसके अंदर के ये जो पेजेस हैं ये किसके बने हैं? ये सबसे अंदर है ना, तो ये सबसे अंदर है, इसीलिए ये एंडोडर्म। तो पहले एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म और सबसे अंदर एंडोडर्म। क्लियर? उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया? बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। बायलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब होता है? इस ऑर्गेनिज्म को अगर आप कट करोगे, ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म को अगर आप कट करोगे तो कट करने के बाद कैसे पार्ट्स में डिवाइड होगा? दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हमने बोल दिया बायलेटरल सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब ही होता है कि बॉडी को कट करने के बाद दो बिल्कुल आइडेंटिकल मिरर इमेज तरीके अगर कोई पार्ट्स देखने को मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। क्लियर? ओके। अब मैं आपसे यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं, और वो क्वेश्चन ये है कि आप अक्सर अगर किसी वेडिंग में जाते हो, किसी शादी में जाते हो, तो वहां पर आपको जो ब्राइड और ग्रूम होते हैं, यानी कि जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं, उनकी हाइट कैसी लगती है? यानी आपके नजरिए में एक कपल की हाइट कैसी होनी चाहिए? मेल की हाइट बड़ी होनी चाहिए या फीमेल की हाइट बड़ी होनी चाहिए? जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बताओ। इससे रिलेटेड मेरे पास आज आपके लिए कुछ है। कैसी होनी चाहिए? बता दिया। What I guess is, मुझे उम्मीद है कि आप में से सब लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने यही बोला होगा कि मैम स्टैंडर्ड जोड़ी तो वही होती है जहां पर मेल की हाइट ज्यादा और फीमेल की हाइट कैसी होती है? कम होती है। ये बात जो है ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि आपको पता है दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, ह्यूमन में और ये जो एस्केलमेंस है इनमें अगर कंपेयर किया जाए तो पॉपुलेशन एस्केलमेंस की ज्यादा होगी, और इनके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड जोड़ी होती है वहां पर फीमेल की हाइट बड़ी होती है मेल की हाइट से। मेल की हाइट छोटी होती है। यानी दुनिया की जो स्टैंडर्ड जोड़ी है वो कैसी है? फीमेल लंबी होती है और मेल जो है वो छोटे होते हैं। पर ह्यूमंस में ये चीज अलग है। ह्यूमंस में कैसा होता है? वही स्टैंडर्ड जोड़ी होती है जहां पर मेल बड़ा हो और फीमेल छोटी हो हाइट में, यही होता है ना। तो हमारे पास ह्यूमंस में जो जोड़ी है वो कैसी है? वो फ्लॉप जोड़ी है, वो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। एक्चुअली में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में फीमेल की हाइट बड़ी और मेल की हाइट छोटी होती है, जैसा कि एस्केलमेंस में होता है। यहां पर सबसे ज्यादा जब आप दो ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करते हो, आप देखते ही बता देते हो कि ये वाला जो है ये मेल है और ये वाला जो है ये फीमेल है, इन रिस्पेक्ट टू देयर हाइट। उनकी हाइट को देखते हुए मेल की हाइट हमेशा छोटी और फीमेल की हाइट सबसे ज्यादा होती है। कहां पर? एस्केलमेंस के ऑर्गेनिजम्स में। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं और सारे फीचर्स की। तो ये जो एस्केलमेंस होते हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मैडम क्या मतलब है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जहां पर माउथ की ओपनिंग अलग हो और एनस की ओपनिंग अलग हो, यानी इंजेशन और इजेशन दोनों के ही रास्ते अलग होते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कैसा सिस्टम? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए आइए रीड करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ अ माउथ ओपनिंग एंड एन एनाल ओपनिंग। माउथ ओपनिंग भी है, एनाल ओपनिंग भी है। फेरिंग्स इज वेल डेवलप्ड एंड मस्क्यूलर, और यहां पर फेरिंग्स भी है, यानी कि फूड पाइप जो होता है
उसका कंटिन्यूएशन, जैसे फेरिंग्स होता है फिर इसोफेगस होता है, हमने पढ़ा है क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस में जब पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है फेरिंग्स, जहां पर कॉमन रास्ता होता है नेजल पैसेज और माउथ के लिए, यहां पर फेरिंग्स प्रेजेंट है। और क्यों नहीं होगा, हम पढ़ रहे हैं एस्केलमेंट्स जिसके पास कैसी ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी की, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और जब ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है तो मतलब फेरिंग्स भी प्रेजेंट है इसके पास। इसके अलावा ये सीडोसीलोमेट्स होते हैं। सीडोसीलोमेट्स का मतलब क्या होता है, सीडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, सीडो का मतलब होता है फॉल्स, और सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। तो इनके पास फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। और फॉल्स बॉडी कैविटी कब बनती है, फॉल्स बॉडी कैविटी, ध्यान से देखना, फिर से रिवाइज होगा, जो पिछले सेशन में हमने इनके क्राइटेरिया में पढ़ा था कि सीलोम क्या होता है, सिमेट्री क्या होती है, यहां पर हम वही टर्म्स यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको वो रिवाइज कराते चलती हूं। डायग्रामेटिकली समझिए, पहली वाली लेयर तो प्रेजेंट है, और इस लेयर का नाम क्या है, इस लेयर का नाम है एक्टोडर्म, ठीक। उसके बाद अंदर वाली एंडोडर्म भी प्रेजेंट है, अंदर वाली एंडोडर्म भी प्रेजेंट है, ठीक। और ये क्या है, बीच में क्या होता था, बिल्कुल भी मत बोलना कि सीलोम होता है, नहीं तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी, सीलोम बिल्कुल नहीं है ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, मैं इसको कलर कर देती हूँ, शेड कर देती हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है प्रिमिटिव गट, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ओपनिंग है ये उसके लिए पार्ट है, ठीक है। अब यहां इसको हमने क्या बोला है, सीडोसीलोमेट यानी कि फॉल्स सीलोम, फॉल्स बॉडी कैविटी बनानी है। तो फॉल्स बॉडी कैविटी कैसे बनती है, जब मीजोडर्म के पैचेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मीजोडर्म एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कहीं ऐसे थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़ों में पड़ा हुआ है। तो यहाँ मीजोडर्म ऐसे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। तो इसमें आपको अगर ये मीजोडर्मल है, ये मैं इसको कलर कर देती हूँ, रेड वाला पोर्शन क्या है, ये मीजोडर्मल पार्ट है, ठीक है, ये मीजोडर्मल पार्ट है। तो आपको खाली जगह नहीं दिखती है, आपको ब्लैक पोर्शन, देखो ये वाला जो पोर्शन है ये खाली दिखता है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये जो खाली पोर्शन है ये क्या है, ये है सीलोम। तो मतलब यहां पर फॉल्स कैविटी प्रेजेंट है, प्रॉपर पूरी की पूरी कैविटी नहीं थी। कैसी कैविटी है, जहां पर थोड़ी थोड़ी सी जगह, बोल रहा है कि हाँ चलो जगह के नाम पे कुछ दे दिया है इसने, वो वाली जगह प्रेजेंट है, तो ये कहलाता है सीडोसीलोम। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये कैसे ऑर्गेनिजम्स है, ये ऑर्गेनिजम्स है सीडोसीलोमेट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और अब अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है और माउथ भी प्रेजेंट है और एनाल ओपनिंग भी प्रेजेंट है, तो मतलब वेस्ट जो है वो रिमूव होना है, तो रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। अब अगर मैं इस पॉइंट को यहां नहीं भी लिखती तो भी चल जाता, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीटली प्रेजेंट है। कंप्लीट होने का मतलब कि माउथ के लिए एक ओपनिंग है, एनाल अपर्चर है, मतलब एनाल अपर्चर मतलब एनस की एक ओपनिंग है, ठीक। पर मैंने ये बात यहां पर क्यों लिखी है, क्योंकि इससे पहले के ऑर्गेनिजम्स में हमें ये फीचर देखने को नहीं मिल रहा था, अब दिखने लगा। तो जैसे जैसे हमको आगे आगे नए नए फीचर्स मिलते जाते हैं, वैसे वैसे हम उन फीचर्स को मेंशन करते जाते हैं। जब आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं आपको क्वेश्चन का यहाँ एस्केलमेंट्स के लिए क्राइटेरिया बता देती हूँ। एस्केलमेंट्स के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है। और किस लिए पूछा जाता है, जो मैंने आपको हाइट के बारे में बताया था ना, उसके लिए पूछा जाता है कि हाइट कैसी होती है, मेल की कैसी होती है, फीमेल की कैसी होती है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पूछा जाता है, सीडोसीलोमेट के लिए पूछा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। कंप्लीट होने के अलावा एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी पोर जो है वो क्या काम कर रहा है, एक्सक्रीटरी पोर जो है वो सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर कर देगा। एक्सक्रीटरी पोर यानी का, पोर का मतलब होता है कोई खाली जगह, तो बस उस खाली जगह से क्या होगा, खाली जगह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव आउट हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी। Animals are unisexual, dioecious and show sexual dimorphism. Fertilization is internal. Animals जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं,
ठीक है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, मेल अलग फीमेल अलग। ये मैं नहीं भी बताती तो भी चल जाता, अभी मैंने दिखाया था ना कि मेल जो है वो छोटा सा है और फीमेल जो है वो काफी बड़ी है। फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहला सकती है यहाँ पे, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सिर्फ बात हाइट की हो रही है। हाइट जो है वो कैसी है, फीमेल की बड़ी मेल की छोटी, तो यूनिसेक्सुअल है, सबके अपने अपने सेक्सेस हैं। फीमेल सेक्स अलग है, मेल सेक्स अलग है और अपने अपने सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनके पास। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल का क्या मतलब है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल का मतलब हमने लास्ट सेशन में जब मैंने क्राइटेरिया पढ़ाया था वहां मैंने पढ़ाया था आपको कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन तब कहलाता है जब फ्यूजन ऑफ गैमीट यानी मेल और फीमेल गैमीट का जो मिलना है वो फ्यूजन कहां पर हो रहा हो, फीमेल की बॉडी के अंदर, तो हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ। समझ गए? ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, है ना। अब अपन आगे मूव ऑन करते हैं, एनेलिडा पढ़ते हैं। फाइलम एनेलिडा, हेडिंग डाल ली। अब यहां पर भी एनेलिडा के बारे में कोई खास बात है और वो क्या है, एनिमल्स आर कॉल्ड एनेलिड्स बिकॉज देयर बॉडी सरफेस इज मार्क्ड इनटू रिंग लाइक एन्युलस लिटिल रिंग सेगमेंट्स। रिंग लाइक एन्युलस मतलब देखो ये अगर बॉडी है, ठीक है, मैंने बहुत थिन बॉडी बनाई है, तो अच्छा मोटी बॉडी बना देती हूं तो आपको इजीली देखने को मिलेगा। इट विल बी मोर बेटर इफ आई डू दिस। देखो ये है और ये है, ठीक, ये बॉडी है एनेलिड की, लेकिन इस एनेलिड की बॉडी के ऊपर आपको ऐसे छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे रिंग्स देखने को मिलते हैं। मतलब बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो फिर आप समझ रहे हो कि इसके अराउंड अगर मैं रबर बैंड लगा दूं बहुत सारी तो रिंग 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 देखने को मिलेगी ना, तो ऐसे रिंग्स देखने को मिलती हैं बॉडी सरफेस पे। देखो यहाँ पर डायग्राम में भी दिख रहा है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको ये सर्कुलर रिंग्स दिख रही हैं, ये इसी को बोला गया है कि ये लिटिल रिंग सेगमेंट्स हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद ये जो एनिमल्स हैं ये कहाँ रहते हैं, तो ये टेरेस्ट्रियल भी हैं, एक्वेटिक भी हैं, मरीन, फ्रेश वाटर या पैरासाइट भी हैं। जो फीचर हमने एस्किलमेंट्स में देखा था यानी वो लैंड पर रहने लगे थे। देखो हमेशा एक चीज याद रखना, ये फंडा है, चाहे प्लांट किंगडम पढ़ना हो चाहे एनिमल किंगडम पढ़ना हो, और वो फंडा ये है जितना पुराना जितना प्रिमिटिव ग्रुप होगा ऑर्गेनिज्म का उतने पुराने फीचर्स होंगे, जितना नया होगा उतने नए फीचर होंगे। और आपने, मुझे नहीं पता ये चीज आपने कभी नोटिस करी है या नहीं, हालांकि जहां मैंने प्लांट किंगडम पढ़ाया था वहां मैंने आपको बताया था कि होता क्या है दुनिया में। आपने सुना होगा कि जो लाइफ है वो कहां से स्टार्ट हुई थी, वाटर में से। दुनिया में पहली बार लिविंग ऑर्गेनिज्म कहां जन्मा था, पानी के अंदर। तो आप कभी भी देखना, हमेशा जो सबसे प्रिमिटिव, जो सबसे पुराना लाइफ फॉर्म होता है, जो सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे वो प्लांट की बात कर लो चाहे वो एनिमल की बात कर लो, वो पानी में ही पाया जाता था। पानी से फिर धीरे धीरे वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बना जिसको पानी की जरूरत भी है और जमीन की जरूरत भी है। फिर एक और एडवांस्ड ग्रुप आया जो सिर्फ जमीन पे ही रह रहा है, पानी की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आप हर बार देखो कि ये एडवांसमेंट होता चला जा रहा है, और यहाँ पर भी वही एडवांसमेंट होना शुरू हो चुका है हैबिटेट को लेकर, यानी कि उस जगह को लेकर जहां ऑर्गेनिज्म रहता है। तो क्या हैबिटेट है कि ये टेरेस्ट्रियल है यानी कि लैंड पर रह सकते हैं, एक्वेटिक है यानी कि पानी के अंदर रह सकते हैं, और कैसे पानी में रहते हैं तो मरीन में और फ्रेश वाटर में रहते हैं, और पैरासाइट भी हो सकते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना खाना भी लेते हो और उनकी बॉडी में रहते भी। ठीक, इसके बाद इनके पास भी ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सेल्स फॉर्म, टिश्यू फॉर्म, ऑर्गन फॉर्म, ऑर्गन सिस्टम। अगर इस बात में किसी ने कोई गलती करी, मैं इतनी बार बता चुकी हूं कि बिल्कुल भी ये जो गलती है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो मैं आपको हमेशा बोलती हूं कि जितनी भी गलतियां करनी होती है ना, सारी गलतियां भगवान से जब प्रे करो, जब whenever you pray to the Almighty, तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि भगवान नंबर कैसे आएंगे वो मुझे नहीं मालूम, पर मेरी जितनी भी गलतियां हैं वो मुझे एग्जाम में जाने से पहले करवा लेना।
ठीक है, क्यों एग्जाम में जाने से पहले करवा लेना। अगर मैं आज अपनी गलतियां यहां सुधार लूंगी या सुधार लूंगा तो मैं वहां एग्जाम हॉल में जाके कोई सिली मिस्टेक नहीं कर सकता। और आपको पता है, मुझे जब मैं एग्जाम देती थी ना, तो मुझे इस चीज से कभी बुरा नहीं लगता था कि अरे यार मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है या मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। कभी मुझे ऐसी चीजों में क्वेश्चन छोड़ के बुरा नहीं लगता था। हालांकि हाँ, उस पर मुझे डांट पड़ती थी कि तुमने ये क्यों छोड़ दिया, वो क्यों छोड़ दिया, इस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं लिखा। पर पता है सबसे बुरा क्या होता है कि आप सिली मिस्टेक कर जाओ, क्योंकि सिली मिस्टेक एक ऐसी मिस्टेक है कि आपको मालूम था कि आपको इसका आंसर पता था, फिर भी आप गलत कराए। तो भाई अब जो पढ़ा ही नहीं था, जिसके बारे में मालूम ही नहीं है, जिस गांव गए ही नहीं है, उसकी तो क्या बात करें, तो हमने छोड़ दिया क्वेश्चन। लेकिन जो पता था, जिसके बारे में पढ़ा है, वो तो गलत नहीं हो सकता, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जितनी भी चीजें मैं आपको बार बार रिपीट करा रही हूँ वो तो रट जानी चाहिए। मैं इतनी बार आपको पढ़ा दूंगी, इतनी बार पढ़ा दूंगी कि आपसे इस टॉपिक में कोई उलझ ही नहीं पाएगा। इतना क्लियर और स्ट्रांग हो जाएगा आपका टॉपिक। ठीक है, और पर्पस हमेशा याद रखना है, हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जहां सेल्स के ग्रुप बना लेते हैं, टिश्यू के ग्रुप बना लेते हैं, ऑर्गन के ग्रुप बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब ये ऑर्गन सिस्टम बॉडी में काम कर रहा है, अलग अलग सिस्टम है। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। क्लियर। ट्रिप्लोब्लास्टिक वही, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर, उसके बाद मेसोडर्म अंदर वाली लेयर, उसके बाद एंडोडर्म सबसे अंदर वाली लेयर। और जब ये तीनों लेयर प्रेजेंट होती हैं तो वो कहलाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। वो क्या कहलाता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। बायलेटरल सिमेट्री, एक प्लेन से डिवाइड करने पर ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ दिखाता है, एक पर्टिकुलर प्लेन से डिवाइड करने पे। ऐसा नहीं है कि किसी भी एंगल से काट दोगे तो बेचारा वो दो अपने पार्ट्स दिखा पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक पर्टिकुलर ऐसा एक्सिस है जहां से अगर आप कट लगाओगे तो वो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, वो कहलाता है बायलेटरल सिमेट्री। दिस इज ऑल अबाउट द एनालिडा। आगे मूव करते हैं और कॉम्प्लेक्स फीचर्स देखते हैं एनालिडा के बारे में। लेट्स सी। नेक्स्ट है कि यहां एनालिड्स में मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी मैंने आपको लास्ट सेशन में पढ़ाया था। मेटामेरिक सेगमेंट का मतलब होता है जब किसी ऑर्गेनिज्म में सेगमेंट्स प्रेजेंट हो, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। यानी आप यहां पर ये जो डायग्राम देख रहे हो, आपको पता है इस डायग्राम में ये एक सेगमेंट दिख रहा है, ठीक है, फिर ये एक सेगमेंट दिख रहा है, फिर ये एक सेगमेंट दिख रहा है, फिर ये एक सेगमेंट दिख रहा है। तो ये जो सेगमेंटेशन है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर से दिख रहा है, ये इंटरनली भी है। और यहाँ पर कुछ चीजों का, कुछ ऑर्गन का, कुछ पार्ट्स का रेपिटेशन भी दिखेगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। देखो, ये जितने भी सेगमेंट्स दिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 सेगमेंट दिख रहे हैं, 6 7, तो इन सारे सेगमेंट्स में आपको कुछ पार्ट एक जैसा दिख रहा है। और वो पार्ट क्या है? ये वाला, जो लोकोमोशन में, मतलब कि मूवमेंट में हेल्प करेगा, सब में प्रेजेंट है ना। तो इसी तरीके से जैसे बाहर की तरफ एक जैसे पार्ट प्रेजेंट है, एक जैसे है सेगमेंट, उसी तरीके से अंदर भी बॉडी में ऑर्गन्स का रेपिटेशन होता है सेगमेंट में। और जब ट्रू सेगमेंट प्रेजेंट हो, यानी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऐसे सेगमेंट हैं जो बाहर से सिर्फ दिखने के सेगमेंट नहीं है, लेकिन अंदर भी सेगमेंटेशन है, थ्रू एंड थ्रू सेगमेंट प्रेजेंट है। अगर ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है तो ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये सब अलग अलग सेगमेंट है, अंदर से लेके बाहर तक, और कुछ चीजें रिपीट भी हो रही है। तो ये हर एक सेगमेंट कहलाता है मेटामेरिक सेगमेंट। ये हर एक सेगमेंट कहलाता है मेटामेरिक सेगमेंट, और प्रोसेस का नाम होता है मेटामेरिज्म। प्रोसेस का नाम होता है मेटामेरिज्म। सो दैट इज ऑल अबाउट द मेटामेरिक सेगमेंट। अब मतलब समझ में आया? मेटामेरिक सेगमेंट मतलब वो सेगमेंट जो अंदर बाहर दोनों तरफ प्रेजेंट हो, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। मेटामेरिक सेगमेंटेशन वेयर द बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू सेगमेंट्स कॉल्ड मेटामियर्स। मेटामेरिक सेगमेंट दिख रहे हैं, मेटामियर्स दिख रहे हैं, प्रोसेस है मेटामेरिज्म।
क्लियर हो गया? ओके, नाउ द लोकोमोशन। अब ये जो है ऑर्गेनिजम्स वो मूव करने वाले हैं, तो मूव करने के लिए इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, और वो क्या है? इज एडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल विच इज नोन एज Chaetae are meant for locomotion, and aquatic animals have parapodia, the triangular projection from the body. देखो, अगर ये ऑर्गेनिज्म लैंड पर रह रहा है, टेरेस्ट्रियल है, तो अलग होगा लोकोमोशन ऑर्गन यानी मूवमेंट का ऑर्गन, और अगर पानी में रह रहा है तो ये ऑर्गन अलग होगा। अगर टेरेस्ट्रियल है तो इसके पास होंगे कीटे। कीटे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कीटे का मतलब होता है कि ये सेल है और सेल के पास कुछ एक अपेंडेज है, कुछ ऐसा पॉइंटेड स्ट्रक्चर है जो क्या करेगा? जमीन को धक्का मार के इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को आगे बढ़ाएगा। अब तुम सोचो, ऐसे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, ऐसे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं आउटर सरफेस पे जिनके पास कीटे हैं, ठीक? तो ये क्या कर रहे हैं? ये जमीन को धक्का मार के आगे चलने में मदद कर रहे हैं। देखो यहाँ इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी दिख रहा है, ये क्या है? ये वही तो है, ये दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं कीटे, ठीक? दूसरी जो चीज है वो उसका नाम है पैरापोडिया। पैरापोडिया ट्रायंगुलर शेप की मसल होती है, ठीक है? पोडिया, पोडा जहां पर भी लगाओ वो होता है पैरों के लिए, तो यहां पर इनके पास प्रॉपर पैर तो नहीं है, तो पैरापोडिया का काम करने के लिए कौन है? तो जैसे ये सेल्स, अभी तो ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे थे तो ऐसा था, लेकिन अगर हम वाटर बॉडी में जाएं, पानी में जाएं, तो एक्वेटिक एनिमल में पैरापोडिया कैसा होगा? एक ऐसा सेल होगा, ठीक? और उसके अब ये सेल्स मिलकर के क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे, है ना, मसल बनाएंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे, राइट? तो वहां पर ये जो सेल्स हैं ये मिलकर ऐसा ट्रायंगुलर शेप का वो बना लेंगे, ट्रायंगुलर शेप का मसल बना लेंगे, ऐसा ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर जो क्या करेगा? क्योंकि ये चौड़ा है ना, तो ये पानी के करंट को पुश करके मूव करने में हेल्प करेगा, ठीक? अगर ऐसा होता तो क्या पानी का करंट तोड़ पाता? देखो, कभी भी नाव चलाने वाला वो होता है चापू, है ना, वो कैसा होता है? आपने देखा होगा, उसका शेप हमेशा कुछ ऐसा होता है ना, ताकि ये क्या करे? ये चौड़ा है ना, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो पानी को पीछे धकेलेगा। इसीलिए ये वाले जो सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं पैरापोडिया वाले, वो ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन होते हैं बॉडी से निकले हुए, जो पानी को पीछे पुश करें। लेकिन अगर पॉइंटेड होता तो क्या वो पानी को, अब मैं इससे पानी को पुश करूंगी तो चलेगा क्या? लेकिन इसकी जगह भले ही मैं एक पत्ता भी ले लूं, वो कितना भी सॉफ्ट हो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, तो भी वो पानी को पीछे कर सकता है। उसी तरीके से ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कहलाता है पैरापोडिया, जो एक्वेटिक एनालिड्स में प्रेजेंट है and which helps it to move। और यहां पर जो टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं एनालिड का, उनके पास कीटे प्रेजेंट है जो ऐसे दिखते हैं और हर सेल के पास प्रेजेंट होते हैं, जो मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज थ्रू मॉइस्ट स्किन। अब क्या होता है यहां पर? रेस्पिरेशन जब होता है तो बॉडी के बहुत ऊपरी सरफेस पर पास में ही वेसल्स सिचुएटेड होती हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है? और उनसे गैसियस एक्सचेंज आराम से धीरे धीरे होता रहता है। और इनकी जो स्किन होती है, क्योंकि स्किन से रेस्पिरेशन होना है, गैसियस एक्सचेंज स्किन से होना है, इसीलिए इनकी जो स्किन होती है वो बहुत पतली होती है, बहुत थिन होती है, ताकि आराम से गैसियस एक्सचेंज हो सके। इतनी बात समझ में आई? अब बात करते हैं वेस्ट कैसे रिमूव होगा। तो नेफ्रिडिया हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। नेफ्रिडिया सेल्स का नाम है, वो हर जगह प्रेजेंट है। ये एनालिड्स में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कौन है? अर्थवर्म है, लीचेस हैं, उन सब में नेफ्रिडिया नाम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ नाम है, इसको देख के बिल्कुल मत घबराना। इस नाम के सेल्स हैं जो क्या करते हैं? जो एक्सक्रीशन करते हैं, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं, एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, यानी कि बॉडी में पीएच और सॉल्ट, इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करते हैं। ऐसा ना हो बॉडी पीएच, मतलब कि ऐसा ना हो ज्यादा एसिडिक हो जाए, ऐसा ना हो ज्यादा बेसिक हो जाए। न्यूट्रल पीएच उसको चाहिए तो न्यूट्रल रखेगा, सॉल्ट कम चाहिए ज्यादा चाहिए तो वो अपना सॉल्ट भी जो है बैलेंस चेक करता रहेगा। तो ये काम होता है नेफ्रिडिया का। गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नर्वस सिस्टम कैसा होता है? यहां पर जो नर्वस सिस्टम होता है वो बना होता है पेयर्ड गैंग्लिया का। गैंग्लिया देख के बिल्कुल मत घबराओ। गैंग्लिया जो होता है वो क्या होता है? गैंग्लिया
का मतलब होता है, आपने नर्व सेल्स पता है आपको, न्यूरॉन पता है आपको, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ चुके हो, है ना, तो 10th क्लास में। तो हमें मालूम है न्यूरॉन क्या होता है ना, नर्व सेल क्या होते हैं। जब नर्व सेल्स का ग्रुप बन जाता है ना, जब नर्व सेल्स ग्रुप बना लेते हैं ना, तो वो ग्रुप कहलाता है गैंग्लिया, वो ग्रुप कहलाता है गैंग्लिया। अब और डेफिनेटली होना भी चाहिए इस चीज को समझना, ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं भाई, छोटे ऑर्गेनिज्म है, आपके और हमारी तरह स्मार्ट ह्यूमन बीइंग तो बिल्कुल नहीं है, छोटे से ऑर्गेनिज्म है। तो अब इनके पास आपको लगता है कि ब्रेन हो सकता था, आपको लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड हो सकती थी, नहीं हो सकती थी ना। इतने से ऑर्गेनिज्म में, वो देखो ना इस वाले डायग्राम में देखो, इतने से ऑर्गेनिज्म में कहाँ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड लगाने चले थे, नहीं हो पाएगा। तो वहां पर ब्रेन का काम करने के लिए समझदारी तो इनमें भी होती है ना, तो इनमें समझदारी लाने के लिए कौन काम करेगा, ये जो गैंग्लिया है ये काम करेगा। गैंग्लिया क्या है, न्यूरॉन्स का, नर्व सेल्स का ग्रुप है, बस उसको गैंग्लिया बोला, बिल्कुल मत घबराना। क्या है गैंग्लिया, ग्रुप है। कौन से सेल्स का, वो जो स्मार्ट वाले ब्रेन के सेल्स होते हैं ना, वो नर्व सेल्स जो होते हैं उनका ग्रुप है, ठीक। कनेक्टेड बाय डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब मैडम डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड का क्या मतलब है, मतलब इनकी बॉडी में पीछे की साइड डबल यानी कि दो एक साथ लंबे नर्व फाइबर्स, लंबे नर्व सेल्स एक साथ रन करते हैं, बस उसी को बोलते हैं डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और वो गैंग्लिया से कनेक्टेड रहते हैं, ताकि गैंग्लिया में जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो कहाँ पहुंच जाएगी, वो पहुंच जाएगी किसके पास, ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के पास, जो कि वैसा ही काम करेंगे जैसा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन करते हैं, ठीक। तो गैंग्लिया वो सेंसरी नर्व है जो क्या लेके आएगी, सेंसरी नर्व का ग्रुप है जो क्या लेकर आएगी, मैसेज, ठीक। और देगी किसको, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड को, क्योंकि यहाँ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नहीं, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, उसको दे दिया जाता है मैसेज, और फिर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जितना भी उनकी इंटेलिजेंस है, क्योंकि वो बहुत एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, पर जितना भी उनकी बॉडी काम करती है वो इस प्रोसेस से काम करती है, ठीक, वेरी गुड। अब अपन आगे देखते हैं, बात करते हैं, एनिमल्स आर बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट। अर्थवर्म, जब मैंने आपको कीवर्ड पढ़ाए थे चैप्टर के शुरुआत में, वहां पे मैंने आपको हर्माफ्रोडाइट पढ़ाया था, जिसका मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। और ये सिचुएशन कहां देखी जाती है, ये सिचुएशन देखी जाती है अर्थवर्म में, लीचेस में, ठीक। सो वो कैसे होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट का मतलब है बाइसेक्सुअल, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों मेल और फीमेल पार्ट होना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मिलना, मेल और फीमेल गैमीट का जो मिलना है, जो फ्यूजन है जिससे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो कहां पर होता है, वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। एक्चुअली फीमेल भी नहीं, अब ये हर्माफ्रोडाइट्स हैं, तो ये इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही होता है, इसीलिए बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। क्लियर हो गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अभी तक हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था एस्किलमेंस से, उसके बाद हमने एनेलिडा पढ़ा। एनेलिडा में हमने कुछ अलग अलग फीचर्स देखे, जैसे लोकोमोशन के लिए कीटे थे, पैरापोडिया था, ये देखो ये लिखा है कीटे, पैरापोडिया। अब नेफ्रीडिया एक्सक्रीशन के लिए। अब मेरा ये मकसद है आपको ये बताने का कि जितनी भी नई चीजें आती जाएंगी ना, जैसे फ्लेम सेल आया था, नेफ्रीडिया आया है, कीटे आए हैं, वहां स्पॉन्जोसील आया था, उन वर्ड्स को अंडरलाइन करते चलो। उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना अलग कलर के पेन या पेंसिल से, ये बहुत फायदेमंद होगा। मैम क्यों होगा बहुत फायदेमंद, क्योंकि भैया जैसे ही रिवीजन करोगे, जैसे ही अपने नोट्स खोलोगे, तो आपको तुरंत वो 4 वर्ड्स दिख जाए, अच्छा एनेलिडा में ये था, ये था, ये था। अब जैसे हमने बात करी, जैसे ही आप खोलोगे एनेलिडा तो आपको मिल जाएगा कीटे भी थे, पैरापोडिया भी था, नेफ्रीडिया भी था। तो ये अलग बातें हो गई। अगली बार वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो याद रहेगा एनेलिडा में नेफ्रीडिया था, कीटे था और पैरापोडिया था। इसके अलावा जो भी प्रेजेंट है वो अलग है, वो गलत हो गया। अलग 3 चीजें यही प्रेजेंट थी, समझ गए। तो जहां जहां नई नई चीजें मिलती है ना, उनको अलग से अंडरलाइन कर लेना, जैसे कीटे, पैरापोडिया, नेफ्रीडिया इन एनेलिड्स, ठीक है, वेरी गुड। Now we'll move on to the next part, which is arthropoda, right? Which is arthropoda. Arthropod का मतलब क्या होता है, क्लियर? आर्थ्रो का मतलब
और पोडा का मतलब, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पोड, पोडिया जहां पर भी लगा हो उसका मतलब होता है लेग्स, ठीक है, उसका मतलब होता है लेग्स। और आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, जॉइंटेड। तो ये आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं। सारी कहानी भूल सकते हो चैप्टर की, लेकिन ये बात लकीर के फकीर बन जाना भूलना मत। रात को 4 बजे भी उठा के पूछ लिया जाए, आर्थ्रोपोडा मतलब जॉइंटेड लेग्स वाले ऑर्गेनिज्म हैं, आर्थ्रोपोडा मतलब जॉइंटेड लेग्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लियर? यही बात देखो यहां पर लिखी भी हुई है। These are the largest phylum of animal kingdom. Animals possess jointed appendages. Arthros jointed, poda appendages. ठीक है, वो legs या appendages and hence called arthropoda. और ये जो है ये सबसे बड़ा फाइलम है। क्या आपको ये बात पता है कि दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आर्थ्रोपोडा की होती है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा कीड़े मकोड़े हैं, सारे कीड़े मकोड़े आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं ना, तो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एनिमल के नाम पर किसकी है? कीड़े मकोड़ों की। हमारी भी, हमसे भी ज्यादा है, सोचो। अब इनकी बॉडी कैसी होती है? इनकी बॉडी जो है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। हेड होता है, थोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है, ठीक है, 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक हम जितना भी पढ़ते आ रहे हैं सब जगह ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ ऑर्गन्स ने मिलकर के एक सिस्टम बना रखा है, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो। इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है। एक्टोडर्म बाहर की तरफ, अब देखो ये भी बिल्कुल भूलने की गुंजाइश नहीं, मैं बहुत बार बता चुकी हूं। एक्टोडर्म उसके बाद मीजोडर्म और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, ये तीनों लेयर अगर प्रेजेंट हैं तो ऑर्गेनिज्म हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। समझ गए? ओके। बाइलेटरल सिमेट्री, किसी एक जगह से अगर इसको कट करोगे, एक ही इमेजिनरी लाइन, एक ही एक्सिस ऐसी होगी जिससे कट करने पे ये ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, तो उसको बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री है। और क्या होता है मैडम इसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मतलब क्या कि यहाँ पर माउथ भी है, एनस भी, और होगा भी ना, क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पे लिखा है कि ये थोरैक्स, एब्डोमेन और हेड रखते हैं, तो भैया किस चीज के लिए थोरैक्स, एब्डोमेन और हेड रखा था? किस दिन के लिए? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम लाने के लिए ही रखा था। क्लियर? इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। यहां पर भैया तालियां बजा दो जल्दी से, फटाफट तालियां हो जाए। सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार आया है, अभी तक तुमने सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पढ़ा था। और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन टाइप। तो यहां पर हमें पढ़ना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कैसा कैसा होता है। क्लियर? ये बात, ये फंडा यहां क्लियर करेंगे। एक मिनट, हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो रेड से ही लिखना पड़ेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है यानी ब्लड वाला जो सिस्टम होता है वो कैसा कैसा होता है? वो होता है 2 टाइप का, ठीक है, वो होता है 2 टाइप का। और वो टाइप क्या है? वो टाइप है पहला यहां, दूसरा यहां, ठीक। वो टाइप है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सीएस कंप्यूटर साइंस नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऊपर लिखा है, गलती नहीं कर सकते, है ना। तो अपने पास एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा होता है, क्या होता है, बताने से पहले एक चीज बता देती हूं। जब भी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात आती है तो हमें लगता है कि ब्लड की बात हो रही है, ठीक है,
यही लगता है। लेकिन जिन ऑर्गेनिजम्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, उनके पास प्रॉपर हार्ट और प्रॉपर ब्लड वेसल्स नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, पर आधा अधूरा सा कुछ इस टाइप का सिस्टम बना दिया है कि बोल सकें कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, उनके पास ब्लड नहीं होता, ब्लड के जैसा फ्लूइड होता है, ब्लड नहीं होता, ब्लड के जैसा फ्लूइड होता है। तो ब्लड के पास क्या है, हीमोग्लोबिन होता है ना, और बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो मिला करके बन जाता है लिम्फ, है ना। तो यहां पर ब्लड तो नहीं है, लेकिन ब्लड का और लिम्फ का कुछ जुड़ा टुड़ा सा एक मिला हुआ मिश्रण है, और वो कहलाता है, इट इज नोन एज हीमोलिम्फ, उसको हीमोलिम्फ बोलते हैं, ठीक। जबकि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक्सक्लूसिवली ब्लड ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहां पर हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है, इसको मैं ऐसा करती हूं, यहां पर हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है, यहां पर ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक। यहां पर इनकम्प्लीट ब्लड वेसल्स हैं, यहां पर कंप्लीट ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। कुछ ब्लड वेसल जैसा है, लेकिन एक्चुअली में ब्लड वेसल नहीं है, ठीक है। यहां पर प्रॉपर ब्लड वेसल प्रेजेंट है, ठीक। दूसरी चीज, ये जो हीमोलिम्फ है, ये हार्ट से चलता जरूर है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, लेकिन हमेशा बॉडी के सेल्स और टिश्यूज के कांटेक्ट में रहता है। देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। क्लास 10th में जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में, तो वहां पर पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें आती हैं, ब्लड वेसल्स आते हैं, ब्लड आता है और हार्ट आता है, यही पढ़ा था। तो यहां पर हार्ट भी प्रेजेंट है, ब्लड वेसल भी प्रेजेंट है, ब्लड भी प्रेजेंट है। पर यहां पर क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, एक ब्लड जो था वो कहाँ फ्लो करता था, ब्लड वेसल्स में। हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो हमेशा ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करता है, कभी भी ऐसे घूमने नहीं निकल जाता है कि अरे चलो आज लिवर के पास चलते हैं, कल ब्रेन के पास चलेंगे, परसों मुझे दिवाली मिलने जाना है किडनी के पास। वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे है ना, ब्लड जो है बिल्कुल डिसिप्लिन्ड तरीके से अपनी अपनी वेसल्स में ही घूमता है। लेकिन यहाँ डिसिप्लिन तरीके से नहीं रहता, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड जो है वो कांटेक्ट में रहता है, किसके कांटेक्ट में, बॉडी के सेल्स और टिश्यूज के कांटेक्ट में। सो ब्लड, एक्चुअली ब्लड नहीं बोलेंगे, है ना, इसको क्या बोलेंगे, हीमोलिम्फ बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे हीमोलिम्फ इज इन कांटेक्ट with body cells and tissue, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होता है, ब्लड always remains inside blood vessels, ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर ही है। यह सबसे बड़ा डिफरेंस है ब्लड क्लोज्ड और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब मैं आपको बना के बताती हूं कि ये ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कैसा होता है, ठीक है। देखो कैसा होता है, एक तरफ हम ले लेते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक मिनट, ठीक। दूसरी तरफ हम ले लेते हैं क्लोज्ड, एक मिनट, ये बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं है आप लोगों के लिए, मैं थोड़ा इसको नीचे लिख देती हूँ, यहां लिख देती हूँ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। और यहां हम ले लेते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। इसको हम कर लेते हैं कवर, ठीक है।
ठीक है, समझ गए? अब क्या होगा, अब क्या होगा कि अब अपन देखेंगे कि ब्लड फ्लो जो है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि ब्लड फ्लो जो है वो कैसे होने वाला है। देखो कैसे होता है। यहां पे क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। यहां पे क्या होता है, एक हार्ट जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, अच्छे से बना देती हूं। एक हार्ट जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये हार्ट जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको मस्क्यूलर हार्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मस्क्यूलर हार्ट। क्या बोलते हैं, मस्क्यूलर हार्ट। ठीक, इस मस्क्यूलर हार्ट से ब्लड चलता है ऐसे। ठीक, फिर अपने वेसल्स बना लेता है थोड़ी सी। ठीक, तो ये जो ब्लड लेकर आई है, एक्चुअली हीमोलिम्फ लेकर आई हैं वेसल्स, उनको बोलते हैं, उनका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। उनका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। ठीक, देने वाली वेसल्स। ये किसको दे देती हैं ब्लड, ये दे देती हैं ब्लड बॉडी के सेल्स को। ठीक, ये क्या है, ये हैं सेल्स, सेल्स को दे देती हैं। अब क्या होता है कि यहां से फिर से कुछ ब्लड वेसल्स आती हैं और वो ब्लड वेसल्स वापस ये ब्लड ले जाती हैं किसके पास, मस्कुलर हार्ट के पास। ठीक है, तो ये लेकर आई थी तो डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल बोल दिया, जो लेके जाएंगी उसको बोलेंगे कलेक्टिंग, कलेक्ट कर रही है ना, कलेक्टिंग वेसल्स। और फ्लो कैसा चलेगा, फ्लो चलेगा ऐसा, यहां से आया था ना, यहां पहुंचा और यहां से वापस चला गया ब्लड। ये हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, यानी हार्ट था, हार्ट ने कुछ ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड भेजा, एक्चुअली ब्लड नहीं, हीमोलिम्फ भेजा। सेल्स यहां पे थे, बॉडी के सारे सेल्स नहा लिए, ब्लड निकला, यहां से गया, वेसल्स में था, नीचे जाके भल 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 पूरा बह गया। ठीक, पूरे सेल्स नहा लिए, जिसको जो जो जरूरत थी अपना ले लिया भाई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे दूसरी ब्लड वेसल्स थी, वो पूरा ब्लड वापस से हार्ट के पास ले आई, पूरा हीमोलिम्फ। यहाँ पे ट्रैवल कौन करने वाला है, यहाँ पे ट्रैवल करने वाला है हीमोलिम्फ, यहां ट्रैवल करने वाला है हीमोलिम्फ। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है मैडम, फिर वो भी बता दो। वो तो बहुत ही जरूरी है जानना हमारे लिए, है ना, बिना उसके तो अपन काम नहीं कर सकते भैया। अपनी बॉडी के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऑल्दो हम एक बार पढ़ चुके हैं, है ना। ठीक है, तो यहां पे ऐसा होता है और ऐसा होता है। ठीक, और होता क्या है उसमें कि ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा है हार्ट। ठीक, और ये है हमारी बॉडी। हार्ट से ब्लड चला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा बॉडी के पास, लिम्फ नहीं, ये जो ब्लड हार्ट से चला है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचेगा, और हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, कलेक्ट भी तो हो जाती है, आपस में कनेक्शन बना के रखती है ना हमारी ब्लड वेसल्स, बना के रखती हैं। और वो कनेक्शन कैसे बनता है, वो कनेक्शन ऐसे बनता है, ये यहाँ पर कैपिलरीज होती है ना, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, कैपिलरीज होती है, आर्टरीज ब्लड लेके आती हैं। तो मैं यहाँ पर आर्टरीज ना लिख के, क्योंकि भाई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, हम बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं। मेरा पर्पस आपको हार्ट और ब्लड वेसल पढ़ाना नहीं है, मेरा पर्पस अभी इस वक्त ये है कि आप ये समझ जाओ कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ब्लड यहां से चला, ब्लड वेसल से, आर्टरी से, जिसको हाँ हम ये जरूर बोल सकते हैं कि ये थिक ब्लड वेसल्स हैं, थिक ब्लड वेसल्स से चला और ये बिल्कुल फाइन ब्लड वेसल्स के पास पहुंचा, फाइन ब्लड वेसल्स के पास पहुंचा, वहां से निकला,
तो कैसा हो गया था, डीऑक्सीजनेटेड हो गया था, निकल के वापस हार्ट के पास पहुंच गया। एरो लगाना बहुत अति आवश्यक है कि ब्लड ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, बॉडी में गया और वापस चला गया, और गया किसके थ्रू था, गया था थिन ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो यहां पर दोनों में अंतर क्या दिख रहा है, यहां पर सेल्स नहा लेते हैं ब्लड से, यानी एक समय ऐसा आता है जब कोई ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती, और यहां पर क्या होता है, हमेशा क्लोज्ड सर्किट में ब्लड फ्लो करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां पर ट्रैवल करने वाला जो था वो था हीमोलिम्फ, यहां पर ट्रैवल करने वाला जो है वो है ब्लड। क्लियर हो गया? एग्जाम में ये लिखना आना चाहिए अगर ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पूछ लिया गया। मैंने आपको दो बातें पढ़ाई यहां पर, पहली थी ये कि सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, ओपन सर्कुलेटरी एंड क्लोज सर्कुलेटरी, और दूसरी बात थी कि वो फ्लो ऐसे ऐसे होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो नाउ आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। यहाँ पे हमें समझ में आ गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। इनके पास है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ब्लड निकलता तो है हार्ट से और ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचता भी है सेल्स तक, और वहां भल भल करके पूरे सेल्स को भिगा देता है, और फिर वहां पर एक्सचेंज हो जाता है मटीरियल का, यानी गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका, हर चीज का वहां एक्सचेंज हो जाता है, और उसके बाद कुछ ब्लड वेसल्स हैं जो लेके आ जाती हैं, और ब्लड वेसल्स यहाँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक दूसरे से दूर रहती हैं, बीच में बॉडी सेल्स रहते हैं, कनेक्टेड नहीं रहती। क्लियर? दैट इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन इज बाय ट्रेकियल सिस्टम, बुक, लंग और गिल्स। बुक, लंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। बुक लंग जो है उसका मतलब होता है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें पतली पतली शीट्स होती हैं, ठीक है, ये पतली पतली शीट्स होती हैं। और मैडम ब्लड कहां फ्लो करता है, ब्लड इन शीट्स के बीच में से फ्लो करता है, इन शीट्स के बीच में से फ्लो करता है ऐसे। और क्योंकि ये पतली पतली शीट्स होती हैं तो ये पेज के जैसा अपीयरेंस देती हैं, जैसे बुक के अंदर पेजेस होते हैं उसके जैसा अपीयरेंस देती है, इसीलिए कहलाती हैं बुक लंग्स, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती हैं। जब यहां से हीमोलिम्फ जो ब्लड का फॉर्म है, यहाँ पे ब्लड की तुलना का ही एक वो है टिश्यू, तो वो क्या करता है, जब यहां से फ्लो होता है तो वो बुक लंग से एक्सचेंज हो जाता है, गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं। क्लियर? नर्वस सिस्टम इंक्लूड ब्रेन। अब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो थोड़े स्मार्ट हुए हैं क्योंकि इनके पास ब्रेन है, सेगमेंटेड गैंग्लिया है, यानी नर्व सेल का ग्रुप। गैंग्लिया मतलब नर्व सेल्स का ग्रुप जो होता है उसको गैंग्लिया बोलते हैं। जो नर्व सेल क्या काम करते हैं, मैसेजेस ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट से जो मैसेज लेकर आए हैं उसको लेकर जाते हैं ब्रेन तक और फिर रिस्पॉन्स लेकर आते हैं, यानी बाहर के एनवायरनमेंट का जो स्टिमुलाई है, जो रिस्पॉन्स है, उसको लाने के लिए इनकी बॉडी में सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट है। जब बाहर का एनवायरनमेंट में जो चेंज हुआ है, कोई अगर चोट लगी है, कोई लड़ने आया है, पानी ज्यादा है, हवा कम है, तो ये सारा जो मैसेज है ये इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सर्कुलेट कैसे होगा, वो मैसेज पहले सेंस होगा सेंस ऑर्गन के थ्रू, बॉडी में गैंग्लिया के थ्रू यानी ग्रुप ऑफ नर्व सेल के थ्रू ब्रेन तक पहुंचेगा और फिर ब्रेन उसका रिप्लाई बैक करेगा। ठीक, तो यहां पे ब्रेन है, सेगमेंटेड गैंग्लिया है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स में होती है उसकी जगह इनके पास नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। दो नर्व्स जो वेंट्रली रन करती हैं यानी बॉडी में पीछे की साइड रन करती हैं उसको बोलते हैं। सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मैंने आपको अभी बताया कि सेंस भी तो करना पड़ेगा तभी तो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगा गैंग्लिया, तो सेंस करने के लिए सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है। पहला है एंटीने, आपने कई सारे कीड़े मकोड़ों में देखा होगा हेड पर या आईज से या माउथ से दो एंटीने निकले रहते हैं, ठीक है, ऐसे एंटीने निकले रहते हैं ना माउथ से, तो वो एंटीने का क्या काम होता है, वो एंटीने जो होते हैं वो सेंस करने के लिए होते हैं। वो अगर वाटर है तो वाटर को सेंस कर लेंगे, आसपास कोई अगर एनिमी है तो उसको सेंस कर लेंगे, तो ये सारी चीजें सेंस करने के लिए सेंस ऑर्गन है जिसको बोलते हैं एंटीने। सिंपल और कंपाउंड आईज हो सकती हैं। सिंपल और कंपाउंड आई क्या होती है, सिंपल आई होती है जहां पर सिर्फ एक लेंस प्रेजेंट हो और कंपाउंड आई होती है जहां पे ग्रुप ऑफ लेंसेज प्रेजेंट हो। तो जहां बेचारा एक ही लेंस है वो एक लेंस पूरी पिक्चर देख ले रहा है और फिर मैसेज पहुंचा रहा है ब्रेन तक, और यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेंस थे, मतलब
देखो ये सिंपल कैमरा है और ये एडवांस्ड कैमरा है। तो ये आईज होती हैं। स्टैटोसिस्ट या बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, मतलब इनकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर ऐसा है, कुछ सेल्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है बैग जैसा, जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड रहता है, जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड रहता है और वो फ्लूइड बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है। बैलेंस मेंटेन करता है मतलब क्या कि भाई चलते चलते गिरे नहीं, दीवार पे चढ़ते चढ़ते गिरे नहीं, कीड़े मकोड़े गिरते हैं क्या, नहीं गिरते, बैलेंस मेंटेन रहता है। बैलेंस मेंटेन करने के लिए स्टैटोसिस्ट होता है जिसको बैलेंसिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। एक्सक्रीशन इज बाय मालपीजियन ट्यूब्यूल। अब ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल होता है ये कैसा होता है वो समझो। मालपीजियन ट्यूब्यूल जो है वो बॉडी में एक ऐसा फ्लैजिला जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये तो बॉडी है, ये बॉडी है, बॉडी में एक ऐसा फ्लैजिला जैसा स्ट्रक्चर होता है, रेशे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो एक्सक्रीशन कराता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर गिरा देता है, उसको बोलते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। यूनिसेक्सुअल होते हैं यानी कि एक ऑर्गेनिज्म मेल ही है और एक ऑर्गेनिज्म फीमेल ही है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है यानी कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होने वाला है जहां मेल और फीमेल गैमीट्स मिलेंगे। एग्जांपल, इकोनॉमिकली यूज होने वाले जो इंसेक्ट है उनका नाम है बॉम्बेक्स, लैसिफर, एपिस। और वेक्टर्स दैट स्प्रेड द डिसीज, जो डिसीज कराने वाले हैं वो है एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, मलेरिया जो करा देती है, क्यूलेक्स और एडीज मस्किटो है ये। ग्रिगेरियस पेस्ट कौन होता है, जो एग्रीकल्चर फील्ड में कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए यूज होता है, तो उसका नाम है लोकस्टा। लिविंग फॉसिल होता है जिसका नाम है लिम्यूलस। लिविंग फॉसिल किसको बोलते हैं, जो अपने ग्रुप का सिर्फ एक मात्र ऑर्गेनिज्म बचा हो जिंदा, बाकी उसके साथ वाले सबके सब मर गए। मतलब एक क्लास का वो ऐसा बच्चा है जो अकेला बचा है, बाकी सब चले गए। ठीक, तो उसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल, और लिविंग फॉसिल होता है लिम्यूलस। This is all about the phylum Arthropoda, which is the largest phylum. Now we'll move ahead. Next is phylum Mollusca. अब हम बात करेंगे किसके बारे में, फाइलम मोलस्का के बारे में। तो ये जो नाम है इस फाइलम का, विच इज मोलस्का, उसका क्या मतलब है। मॉलिस का मतलब होता है, मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट। ठीक है, मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट, और इसी मॉलिस वर्ड से बना है मोलस्का। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी के पास एक्चुअली में सॉफ्ट पार्ट है, राइट। दूसरी बात, अभी हमने जो आर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़ा था वहां हमने पढ़ा था कि वो लार्जेस्ट फाइलम है, राइट। तो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम होती है आर्थ्रोपोडा की, और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होती है मोलस्का की। क्लियर? ये कभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप ऑप्शन में देख करके मार्क करोगे। इफ इट इज आस्क्ड कि टेल मी द लार्जेस्ट फाइलम, अगर सिर्फ ये लिखा है कि लार्जेस्ट फाइलम बताना है तो ऑप्शंस देखो, आर्थ्रोपोडा ही लार्जेस्ट फाइलम है। और अगर ऑप्शन में आर्थ्रोपोडा दिया ही नहीं है, मोलस्का दिया है, तो क्या करोगे, है तो मोलस्का भी लार्जेस्ट ही ना, सेकंड लार्जेस्ट है, तो या तो वो दिया रहेगा या ये दिया रहेगा, और दोनों एक साथ दिए हैं तो आर्थ्रोपोडा ही सबसे बड़ा फाइलम है। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम होने का क्या मतलब है कि इनकी जो फाइलम है उसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोडा की, उसके बाद मोलस्का की। क्लियर? ओके, now see this, it is the second largest phylum of animal kingdom that includes soft bodies, mollis soft animal। ये ऐसे animals हैं जिनकी बॉडी कैसी है, सॉफ्ट है। ऑल्दो हम क्या पढ़ रहे हैं, मोलस्का, और मोलस्का से बहुत देर पहले ही हम कई फाइलम्स में देख चुके हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और यहां पर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही मिलेगा आपको, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, सॉफ्ट है। ठीक है, एंड एनिमल्स आर एक्वेटिक, बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर, एंड वेंट टेरेस्ट्रियल, फाउंड इन मॉइस्ट प्लेसेस। तो बेसिकली आप जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखोगे जिनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, राइट, सॉफ्ट बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स यूजुअली वाटर जहां प्रेजेंट हो उस एरिया में रहना पसंद करते हैं। वाटर जहां प्रेजेंट हो का क्या मतलब, या तो पूरे पूरे वाटर में रह रहे हैं, और अगर लैंड पे रहेंगे तो ऐसी जगह रहेंगे जहां पे उनको पानी मिले, जहां मॉइस्चर हो, जहां मॉइस्ट प्लेस हो, मतलब थोड़ा वेट प्लेस हो, गीला प्लेस हो। क्यों? क्योंकि उनको वाटर चाहिए अपनी बॉडी के लिए।
नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको अभी बताया। ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब ऑर्गन्स जो हैं वो एक साथ मिल करके एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। क्लियर? देन दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगेन व्हाट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब आउटर एक्टोडर्म, बोलो जल्दी फटाफट साथ में, आउटर एक्टोडर्म, इनर मीजोडर्म एंड सॉरी मिडिल मीजोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। ठीक है, इनर एंडोडर्म, ये वाली एंडोडर्म। तो हमारे पास, मैं फिर से हर बार रिपीट करवा रही हूं, है ना, इस चीज में गलती नहीं होना है। ये बाहर वाली जो होती है वो होती है एक्टोडर्म, बीच वाली जो होती है वो होती है मीजोडर्म, मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाली होती है एंडोडर्म। सो देर आर 3 लेयर इन इट्स बॉडी। इसकी बॉडी में 3 सेल की लेयर दिखती है। बाहर की जो सेल की लेयर है वो एक्टोडर्म कहलाती है, बीच वाली जो सेल की लेयर है जिससे ऑर्गन्स बनते हैं वो मीजोडर्म कहलाती है, और अंदर वाली जो सेल की लेयर है जो बॉडी की लाइनिंग बनाएगी, है ना, वो बनती है एंडोडर्म से। सो दे आर दी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। और उसके बाद सिमेट्री कैसी शो करते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। दे शो बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब है? इनके पास, इनकी बॉडी में अगर आप एक इमेजिनरी लाइन मार्क करो तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक ही पर्टिकुलर प्लेन से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल इक्वल पार्ट में। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट का नाम है, उस ट्विस्ट का नाम है टॉर्शन। उस ट्विस्ट का नाम है टॉर्शन। ठीक है मैम, टॉर्शन मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सॉफ्ट बॉडीड है ना, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, ये भी हम समझ गए। पर आपको पता है इसमें होता क्या है? इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये अपनी बॉडी को, है ना, मोड़ लेता है, 180 डिग्री पे मोड़ लेता है। अभी सोचो, यहां पर अभी हेड था, ठीक है, यहां पर गट था, और यहां पर अगर एनस था, तो ये क्या करेगा? आपको पता है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ना बॉडी का, पर इसके ये क्या करता है? अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर लेता है। सॉफ्ट बॉडी है ना, बोन तो है नहीं कि क्या हो, मोड़ ही नहीं पा रहा है। अब आपको क्या लगता है हमारी बॉडी ऐसी के ऐसी क्यों रहती? क्योंकि हमारे पास स्केलेटल स्ट्रक्चर है। स्केलेटल स्ट्रक्चर मतलब हार्ड, बोनी, सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से अगर मैं चाहूं कि मेरा पैर मेरे सिर पे आ जाए तो आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। यही पैटर्न रहेगा हमारी बॉडी का जो रहता है। लेकिन ये कैसे? ये सॉफ्ट बॉडीड है ना, तो ये अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर लेते हैं, है ना, उसको बोलते हैं टॉर्शन। और टॉर्शन कितने एंगल पे ट्विस्ट करते हैं? 180 डिग्री पे ट्विस्ट कर लेते हैं। 180 डिग्री का एंगल लेकर ट्विस्ट कर लेते हैं। और जब ये ट्विस्ट करते हैं तो क्या होता है? हेड तो ठीक है यहीं था, एनस यहां आ जाएगा और गट यहां आ जाएगा। सीक्वेंस देख पा रहे हो? ठीक है, तो कभी कभी इनकी बॉडी में सिमेट्री नहीं मिल पाती क्योंकि ये टॉर्शन कर लेते हैं। देखो लिखा है दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, हैं तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल अगर इस सिचुएशन में है, बट इन सम सिमेट्री इज लॉस्ट ड्यू टू टॉर्शन। पर आप सोचो ना, अगर इसने अपनी बॉडी को उल्टा ही लिया, ठीक है, ये इसकी अभी बॉडी हुआ करती थी, अब ये सॉफ्ट बॉडी है, इसने क्या किया, अपना जो एनस है वो उठा करके माउथ के पास रख लिया है, और जो गट बीच में हुआ करता था उसको नीचे भेज दिया। तो फिर अब इसके पास कोई सिमेट्री नहीं बचेगी, क्योंकि वो ऐसा आड़ा टेढ़ा कर लेता है अपनी बॉडी को। और वो आड़ा टेढ़ा करना क्या कहलाता है? टॉर्शन कहलाता है। कैसे कर लेता है? ये अपना सीक्वेंस जो है ऑर्गन्स का उसको चेंज कर लेता है, घुमा देता है बॉडी को। ठीक, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो उस सिचुएशन में कोई सिमेट्री नहीं रह जाएगी। नेक्स्ट, अब हम इसकी बॉडी पार्ट की अगर बात करें तो इसकी बॉडी में 3 पार्ट्स बेसिकली होते हैं। पहला होता है हेड, ठीक, दूसरा होता है विसरल मास, और तीसरा होता है मस्क्यूलर फुट। 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, हेड होता है, विसरल मास होता है, और मस्क्यूलर फुट होता है। तो भाई हेड क्या होता है? कहीं भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में हेड के ऊपर अगर आपको आईज देखने को मिल रही हैं, कैसी आईज? चाहे वो सिंपल आई हो, चाहे वो कंपाउंड आई हो। इसका क्या मतलब होता है? सिंपल आई का मतलब होता है कि आंख में, आई में एक ही लेंस है। कंपाउंड आई का मतलब होता है आंख में, आई में एक से ज्यादा लेंस है। ठीक,
हेड जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही यही है कि उसके पास हमेशा से क्या प्रेजेंट रहेगी, आइस प्रेजेंट रहेगी। सबसे ऊपर हेड पे आइस प्रेजेंट रहेगी। और क्यों सिर्फ हेड पे आइस प्रेजेंट होती है, पैरों में नहीं हो सकती या हाथ में नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि भाई सबसे पहला हिस्सा जो बॉडी का होता है वो क्या होता है, हेड होता है। अब जब वो देखेगा सबसे पहले हिस्से से तभी तो उसकी बॉडी मूव कर पाएगी। अब सोचो हेड आगे चला जा रहा है और हाथ में आई है, तो अब वो देख रही है, वो नीचे अपना इधर उधर देख रही है, बाद में देख पाएगी बेचारी, लेकिन ये तो चला गया ना, इसका क्या करेंगे? ठीक, हेड पे हमेशा आई होती है, तो यहां पे हेड में आई है। ठीक, अब ये विसरल मास क्या है मैम? विसरल मास एक सेंट्रल पोर्शन जैसा हिस्सा है जहां पर सारी काम की चीजें हैं, जैसे रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन है, गट है, ठीक है, जितने भी फंक्शन होंगे ना, उन फंक्शन को करने वाले ऑर्गन्स कहां रहेंगे? विसरल मास में रहेंगे। और उसके बाद सबसे नीचे मस्कुलर फुट होगा। मस्कुलर फुट का क्या मतलब है कि जो बेसिकली फुट जैसा नहीं दिखेगा, कुछ अपेंडेजेस ऐसे ऐसे, ऑक्टोपस में देखा ना कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, तो इनको अपन बोलते हैं ये मस्कुलर फुट है। ठीक, अब इसका देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया सा डायग्राम भी है। हालांकि मैं आपको ये सारी चीजें बता दूं, उसके बाद मैं आपको डायग्राम पे ले जाऊंगी तो आप दोबारा रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, मैं दूसरी बार भी बताऊंगी। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, विसरल मास, हम्प एंड अ मस्कुलर फुट। सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन कॉल्ड मेंटल इज फॉर्म्ड ओवर द विसरल मास। और विसरल मास के ऊपर जो कवरिंग बनी होती है ना, वो कवरिंग क्या कहलाती है? मेंटल। ये वाला मेंटल नहीं, मेंटल वाला मेंटल, MENTLE वाला मेंटल। ठीक है, आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। मलस्का की बॉडी में हेड होता है, विसरल मास होता है, और क्या होता है? फुट होता है। ठीक, हेड के ऊपर आई है, फुट अपेंडेजेस हैं मूव करने के लिए, और विसरल मास के पास सारे के सारे ऑर्गन्स रखे हुए हैं। दूसरी बात, ये जो विसरल मास है, क्योंकि इसके पास ऑर्गन है, तो भाई इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और प्रोटेक्ट कौन करेगा? एक कवरिंग प्रोटेक्ट करेगी जिसका नाम मेंटल है। नेक्स्ट है कि इनके पास गिल्स या टेनिडिया आर प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी, दे आर रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। मैंने आपको बोला था कि विसरल ऑर्गन जो होता है, सॉरी विसरल मास जो होता है, उसके पास क्या होता है? उसके पास सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। मैंने बोला रेस्पिरेशन के लिए, हर चीज के लिए, और वो कवर है मेंटल से। इसीलिए हमने बोला है कि मेंटल के पास विसरल, अब देखो सपोज ये एक विसरल पार्ट है, ठीक, तो ये विसरल पार्ट के ऊपर कवरिंग है, विसरल पार्ट के ऊपर कवरिंग है। ये कवरिंग विसरल पार्ट को ही तो कवर कर रही थी, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया? इसीलिए हमने इसको बोल दिया मेंटल। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं ना, अब हम इसका नाम ना भी ले तो हम बोल सकते हैं ना, मेंटल के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना। तो इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे होते हैं वो समझो। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऐसे होते हैं कि वो गिल्स हैं या टिनिडिया हैं। तो गिल्स तो हमें मालूम है, लेकिन ये टिनिडिया का क्या मतलब है? ये टिनिडिया जो होता है, ये इस तरीके का ऑर्गन होता है। जब आप टिनिडिया को माइक्रोस्कोपिकली देखते हो तो वो आपको इस तरीके का दिखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक ये सेंट्रल पोर्शन है, आप देख पा रहे हो ना, ये वाला सेंट्रल पोर्शन है एक, ठीक, और इस सेंट्रल पोर्शन के पास छोटे 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 छोटे, जैसे लीफ में होते हैं ना वेन्स, ऐसे छोटे 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 फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फिलामेंट्स। इसका बॉडी फ्लूइड जो इसके लिए ब्लड है, जब वो इन फिलामेंट्स में से पास करेगा, है ना, अब मैं ब्लैक कलर से ब्लड बता देती हूँ। ठीक, जब ये इसमें से ब्लड पास करेगा ना, तो गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक खास बात ये है, चलो गिल्स के बारे में हमें समझ में आ गया, टिनिडिया के बारे में हमें समझ में आ गया। अब इसकी एक खास बात ये है कि हमारी बॉडी में, मुझे जल्दी से कमेंट में बताना, ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में बात करूंगी। हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज है जो ऑक्सीजन को कैरी करती हुई घूमती है पूरी बॉडी में? जल्दी से बताओ, कौन कौन ऑक्सीजन ले जाता है? बता दिया, लिख दिया, कौन ले जाता है ऑक्सीजन? बेसिक चीज है, एकदम एकदम लड्डू क्वेश्चन। बताओ, हीमोग्लोबिन, है ना,
हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी के अंदर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है, और जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये तो हमारी बात हो गई, लेकिन ये जो मोलस्का है ये भाई सिंपल ऑर्गेनिज्म है ना, हमारी तरह एडवांस नहीं है, तो इसके पास ऑक्सीजन को ले जाने के लिए एक प्रोटीन होता है। इसकी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जो घूम रहा है वो एक प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन का नाम होता है हीमोसाइनिन। ठीक, अब ये हीमोसाइनिन क्या करता है, कॉन्जुगेशन बना लेता है, मतलब कि जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ। ठीक, और जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेकर घूमने वाला मोलस्का के पास कौन है, हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट। सी सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। अब पहले तो मुझे जल्दी से बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। हार्ट है, हार्ट ने ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड भेजा है, और किसके पास गया है, वो सेल्स के पास, बॉडी के टिश्यूज के पास, हर ऑर्गन के पास, और उनको जाके बल भल भल नहला दिया है। ठीक, अब उनने वहां पे एक्सचेंज कर लिया जो भी एक्सचेंज करना था, जैसे गैशियस एक्सचेंज हो गया, वेस्ट का एक्सचेंज हो गया, एवरीथिंग इज बीन एक्सचेंज बिटवीन दी सेल एंड दी ब्लड। अब क्या होगा, बीच में कोई कनेक्शन नहीं था थिन कैपिलरीज का या थिन ब्लड वेसल्स का, यहां पर ब्लड छोड़ा, यहां पर वेसल्स थी जिन्होंने ब्लड कलेक्ट किया, वापस से आके किसको दे दिया, जो मस्कुलर हार्ट जैसा स्ट्रक्चर है उसको दे दिया। तो वो हो गया ओपन टाइप। बॉडी फ्लूइड हैज हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन क्या है, वो पिगमेंट, वो प्रोटीन, एक्चुअली इट इज अ प्रोटीन विच कैरीज दी ऑक्सीजन इन दी बॉडी ऑफ मोलस्का। जहां पर भी आप ये हीमोसाइनिन लिखने वाले हो उसके पास ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में डेफिनेटली लिख लेना प्रोटीन विच कैरीज ऑक्सीजन, प्रोटीन विच कैरीज ऑक्सीजन, ताकि आप कभी नहीं भूलोगे हीमोसाइनिन क्या है। नेक्स्ट इज माउथ कंटेन्स फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला। माउथ के पास रेड्यूला होता है। अब हम इतना पढ़ चुके हैं कि हम इस डायग्राम को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैंने अभी ये खत्म नहीं हुआ है, रेड्यूला के बारे में मैं बता रही हूँ। रेड्यूला क्या है, एक ऑर्गन है जो माउथ के पास प्रेजेंट है। ठीक, इसमें आपको अच्छे से दिखेगा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इसके पास विसरल मास, हेड, फुट, मेंटल और विसरल मास होता है। ठीक है, विसरल मास के पास सारे ऑर्गन्स होते हैं, मैंने बोला था। विसरल ऑर्गन कहाँ मार के, ये जो पीच एरिया, पीच कलर का ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, विसरल ऑर्गन। ठीक, तो आप देख पा रहे हो इस ऑर्गन में, इस विसरल ऑर्गन में, इस विसरल मास में सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, आपको मैंने ये बताया था। अब देखो इसमें कौन कौन से ऑर्गन दिख रहे हैं, गिल्स दिख रहे हैं, गिल्स होते हैं, और क्या होता है, टिनिडिया। टिनिडिया क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास एक मिड रिब है, और उसके बाद फिर उसके पास फिलामेंट जैसे फाइबर्स हैं। वो क्या करेंगे, उसके जब बीच में से ब्लड फ्लो करेगा ना तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो गिल प्रेजेंट है। उसके बाद क्या प्रेजेंट है, देखो बीच में ये माउथ है, ये माउथ भी यही है। अब आपको क्या देखना था, रेड्यूला देखना था। तो देखो यहाँ पर माउथ मार्क है ना, ये वाला जो पोर्शन है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ तो आप अच्छे से देख पाओगे। देखो अब ये जो पोर्शन है ये माउथ है ना, ये वाला ये माउथ है। माउथ के पास में ही ये जो ऑर्गन आपको दिख रहा है जो आगे जाके स्टमक बनाने वाला है, इसको बोलते हैं रेड्यूला। मतलब वो जो माउथ की ओपनिंग है, जैसे हमारे पास माउथ में टंग होती है ना, ऐसे ही इनके पास माउथ के पास में रेड्यूला होता है। और फिर वो टंग से अपन नीचे चलते हैं, क्या क्या आता है, ईसोफेगस आता है, स्टमक आता है, इंटेस्टाइन आता है, रेक्टम, एनस, ये सब आता है। यहाँ पे क्या होगा, माउथ आया, माउथ के पास रेड्यूला था, उसके बाद स्टमक आ गया। देखो ये जो पर्पल कलर का बना हुआ है ना, ये है, ये स्टमक आ गया, राइट है, और यही कंटिन्यू होता गया ऐसा घूम घूम के आखिरी में इसी ने एनस बना दिया। मतलब अगर मैं आपको अलग से ये स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा लगेगा, ये कुछ ऐसा लगेगा। ये माउथ के पास वाला पोर्शन था, ठीक है, उसके बाद ये स्टमक था, ये स्टमक, ये रेड्यूला, उसके बाद ये स्टमक जो है ये बहुत घूमा,
ठीक है, घूमने के बाद इसने आखिरकार यहाँ पे बना लिया एनस। तो ये रेड्यूला, और यहाँ पर अपन माउथ भी मार्क कर लेते हैं क्योंकि माउथ के पास ही रेड्यूला था। आपको नहीं लगता कि ये माउथ, रेड्यूला, स्टमक और फिर एनस, ये माउथ से लेके एनस तक की गट बनी हुई है। गट यानी एलिमेंट्री कैनाल बनी हुई है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना हुआ है, खाना खाने से वेस्ट प्रोडक्ट निकलने तक का। ठीक, ये पोर्शन दिख गया। पर ये पोर्शन कहाँ प्रेजेंट है? इंपॉर्टेंट पार्ट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? विसरल मास में प्रेजेंट होते हैं मोलस्का में। तो ये यहाँ विसरल मास में ही प्रेजेंट था क्योंकि ये पीच कलर वाला जितना पोर्शन है ये पूरा विसरल मास है। उसके बाद यहाँ पे गिल भी है विसरल मास में ही। ठीक है, अब अच्छा मैं अब ऐसा करती हूँ कि ये मैंने हेड और ये सब तो आपको दिखा दिया, अब मैं आपको सिर्फ विसरल मास के पोर्शन ही मार्क करके दिखाऊंगी। ठीक है, देखो विसरल मास कौन सा है? पहले तो ये है विसरल मास, ये पूरा पीच वाला एरिया विसरल मास है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन आए? इसमें आया स्टमक। ठीक, विसरल मास में आए गोनड्स। गोनड्स मतलब क्या होते हैं? वो ऑर्गन जो क्या प्रोड्यूस करेगा? गेमीट्स प्रोड्यूस कर सके, है ना। ठीक है, वो हो गया। हार्ट भी यहीं प्रेजेंट है, सीलोम भी यहीं प्रेजेंट है, नेफ्रीडियम भी यहीं प्रेजेंट है, मेंटल कैविटी छोड़ दो, एनस भी यहीं प्रेजेंट है, गिल भी यहीं प्रेजेंट है, और रेड्यूला भी यहीं प्रेजेंट है, माउथ भी यहीं प्रेजेंट है, ईसोफेगस भी यहीं प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन भी यहीं प्रेजेंट है, और बस। अब आप देख पा रहे हो आधी से ज्यादा चीजें मेंटल में ही प्रेजेंट है। आधी से ज्यादा चीजें सारी, तो देखो ये गिल हो गया ब्रीदिंग के लिए, वो नेफ्रीडिया हो गया एक्सक्रीशन और एक्सचेंज के लिए, एनस हो गया, सीलोम बॉडी कैविटी, हार्ट है, गोनड्स हैं जो गेमीट्स बनाएंगे, स्टमक है, मेड्यूला है, रेड्यूला है। रेड्यूला क्या है? वो पार्ट जो क्या करेगा? माउथ के पास प्रेजेंट है, माउथ है, ईसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, सारी की सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट है? विसरल मास में। अब समझ में आ गया ना विसरल मास क्या होता है? तो बीच का विसरल मास, आगे का हेड, उसके बाद मस्कुलर फुट। ठीक, तो ये सारी कहानी किसकी हो गई? मोलस्का की। एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक है, सबसे पहले माउथ है, उसके बाद माउथ के पास रेड्यूला है, माउथ के पास स्टमक है, ये वाला जो पोर्शन है ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है, और फिर एनस है। क्लियर? वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब ये चीजें यार कभी भूलने की नहीं है, तुम्हारे पास हर चीज अवेलेबल है कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज कर सकते हो, बार बार समझ सकते हो, कहीं नहीं जा रहा है। एक बारी क्लास में, स्कूल में टीचर ने अगर सिखा दिया तो हो सकता है वापस से बोलना पड़े मैम दिखा दो। यहाँ पे तो क्या है, फिर से जाओ, फिर से देखो, हर चीज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। लाइफ में ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरत है, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप दोस्ती कर रहे हो, चाहे आप घर में हो, एवरीवेयर यू रिक्वायर ट्रांसपेरेंसी। व्हाई? बिकॉज इफ यू आर ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, यू नो व्हाट इज द कंसेप्ट, नो वन कैन मेक यू अवे। आपको कोई भी नहीं हरा सकता, है ना। ठीक है, तो अभी सारी चीजें समझ में आ गई। एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब है? अगर एक ऑर्गेनिज्म मेल है तो वो मेल ही है, एक ऑर्गेनिज्म फीमेल है तो वो फीमेल ही है। ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक साथ एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जब दो मेल और फीमेल के गैमीट्स बनते हैं तो वो बॉडी के अंदर ही फ्यूज होते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल देखो, अच्छा एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक। पायला, सेपिया, ऑक्टोपस, एप्लेसिया, लॉलिगो। अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे याद होंगे, हमें तो याद ही नहीं रहता है। अरे तो देखो, 4 दोस्त हैं, है ना, तो एक दोस्त का नाम मोलस्का में से उठा के रख लो, एक दोस्त का नाम आर्थ्रोपोडा में से उठा के रख लो, एक दोस्त का नाम एकाइनोडर्मेटा में से उठा के रख लेना। ऐसे अलग अलग फाइलम से एक एक दो दो दोस्त बना लो। अब देखो मैम इसमें से कौन सा याद रखें? ऑक्टोपस तो सबको याद ही रहता है, पायला एक का नाम रख लो, एक का इतना प्यारा क्यूट सा नाम है लॉलिगो, ये रख लो, याद हो जाएगा। वेरी गुड। अब मैं आपको एक चीज क्या बताना चाहती हूँ, हमने मोलस्का पढ़ा है ना, मोलस्का में हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो उनका हैबिटाट पढ़ा, फिर अपन ने ऑर्गन सिस्टम देख लिया, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर देख ली, फिर अपन ने सिमेट्री देख ली। सिमेट्री के बाद
मैं यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर रही हूँ, जो आपने ये सब लिख लिया है ना, तो अलग कलर के पेन या पेंसिल से मार्क कर लोगे। वो क्या है कि इनके पास हेड है, विसरल मास है और मस्कुलर फुट है, स्पॉन्जी लेयर है जो मेंटल कहलाती है, ये दूसरे कलर से मार्क कर लेना। गिल्स और टिनिडिया दूसरे कलर से मार्क कर लेना। और ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और हीमोसाइनिन मार्क कर लेना। एक्चुअली ओपन टाइप ही चल रहा है, तो आप अगर ओपन टाइप को नहीं भी मार्क करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तक सब में ओपन टाइप ही देखा, क्लोज्ड अभी आया ही नहीं है। माउथ कंटेन्स फाइल लाइक, हाँ, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन जो कहलाता है रेड्यूला। और यहाँ पीछे ये यहाँ पे तो ये चीजें अलग कलर से मार्क कर लो, कर ली, ठीक है, गुड। अब यहाँ पे एक चीज और मार्क कर लेना, इसी फाइलम में मोलस्का में टॉर्शन। टॉर्शन का मतलब क्या होता है, जब बॉडी उलट पुलट हो जाती है, सॉफ्ट बॉडीड है ना, अपने आप को पलट लेता है। तो पहले हेड था, उसके बाद गट की लाइनिंग थी, मतलब माउथ था, एनस था, ये सब माउथ, इंटेस्टाइन, स्टमक, एनस ये सब प्रेजेंट था, इसने उल्टा लिया, पहले एनस ले आया ये। और क्यों नहीं लाता यार, देखो ना, बिल्कुल आराम से ला सकता है, कैसे नहीं ला सकता, ये तो ऑलरेडी इतनी लूज ऐसे ही पड़ी हुई एलिमेंट्री कैनाल थी इसकी, इसने उल्टा लिया, उल्टा लिया तो हो गया टॉर्शन, टॉर्शन हो गया तो सिमेट्री नहीं दिखती, सिमेट्री नहीं दिखेगी, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। कौन सा रॉकेट साइंस है, ठीक है, वेरी गुड। एग्जाम्पल बता दिया मैंने, लॉलीगो कितना सुंदर एग्जाम्पल है, पायला है, ऑक्टोपस है। तो ये वाली चीजें भूलने की नहीं, इतने छोटे छोटे नाम है, 2-4 दोस्तों के नाम ऐसे ही नाम से फोन में अपने सेव कर लेना, तो आगे के लिए याद रहेगा। मैं तो यही करती थी। देखो मुझे नाम का वैसे भी बहुत प्रॉब्लम है, जब तुम लोग 3-4 वीडियो पे लगातार कमेंट करते हो ना, तब मैं पहचान पाती हूँ कि अच्छा ये वाला बच्चा है, पर मुझे ना मतलब नाम याद नहीं रहते, आई एम बैड विथ नेम्स। तो मैं क्या करती हूँ कि आई डिड दैट, मैंने क्या किया था ना कि हर फाइलम से 1-1, 2-2 नाम रख लिए थे अपने दोस्तों के, और उसी नाम से बुलाते थे, और इट इज वेरी हेल्पफुल, करके देखो, ठीक। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्विक रिविजन ऑफ एनिमल किंगडम। अभी खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट में हम फिर से मिलेंगे, एनिमल किंगडम को आगे पढ़ेंगे। इतना पढ़ के रखो, इसको भूलना नहीं है अनटिल एंड अनलेस हम आगे का पढ़ते हैं। क्लियर? आपके पास पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि मैंने अभी जैसा आपको बताया, टीचर आपको स्कूल में क्लास में पढ़ा के चली गई, वापस से जाके आप देख नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, मैडम वैसा का वैसा समझा नहीं सकते। यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स ने तो आप लोगों की सुविधा के लिए क्या किया है, हर वीडियो को चैप्टर वाइज, बुक वाइज, सब्जेक्ट वाइज अरेंज करवा दिया है। 3 जगह मिल सकते हैं, एक तो यूट्यूब पे जहाँ आप मुझे देख ही रहे हो, इसके बाद आपको मिल सकता है वेबसाइट पे, और फिर ऐप पर, ठीक। तो YouTube तो चलो एक्सेस करने का मालूम है, ऐप को कैसे देखना है और वेबसाइट को कैसे देखना है। वेबसाइट है www.magnetbrains.com और ऐप क्या है, प्ले स्टोर में जहां से ऐप्स डाउनलोड करते हो वहां पर मैग्नेट ब्रेन्स नाम से ऐप अवेलेबल है, इजीली एक्सेस कर सकते हो। अगर वेबसाइट से पढ़ना है तो वो और भी इजी, क्या करो, ऊपर टाइप करो www.magnetbrains.com, ठीक। जैसे ही magnetbrains.com टाइप करोगे ना तो ऑफिशियल पेज खुल जाएगा वेबसाइट का। उसके बाद एक्सप्लोर करो टॉप कोर्सेज, तो यहाँ पे देखो CBSE इंग्लिश मीडियम हम पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम वालों को भी बताओ भाई, वो भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं इससे, NTSC ओलंपियाड। अच्छा अब जब पढ़ने उतरते हैं ना तो बिल्कुल मतलब हर चीज़ के लिए पढ़ना है, NTSC ओलंपियाड के लिए भी अवेलेबल है, तो वो भी कर सकते हैं, ओलंपियाड के लिए भी पढ़ सकते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं NCERT एग्जाम्पलर, उस पर क्लिक किया तो सारी क्लासेस के ऐसे सब टीचर्स के फोटोज के साथ वीडियोस दिखने लगेंगे, है ना। ये 12th फिजिक्स, 12th केमिस्ट्री, 12th मैथ्स, 11th का फिजिक्स, 11th की केमिस्ट्री, 11th की बायोलॉजी, हमें वो पढ़ना था, हमने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करोगे ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इस पोर्शन में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या है। नीचे जाओगे, यहाँ चैप्टर वाइज वीडियोस लिखे हैं ना, वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, यहाँ नीचे पूरे हर एक चैप्टर के कितने वीडियोस हैं। जैसे ये जो चैप्टर 1 है ना, इसके 3 लेक्चर्स हैं, तो 3 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उसको फटाफट से क्लिक करो, प्ले करो, वॉच नाउ, तो इस तरीके से प्ले होने लगेगा। कौन सी बड़ी डिफिकल्ट बात है, ईजी है आप लोगों के लिए। और ये किया ही मैग्नेट ब्रेन्स ने क्यों है, ताकि आपको आपके कोर्स की पढ़ाई करने में बिल्कुल भी परेशानी ना आए, आप अच्छे से सारी पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। इसके बाद जितने भी आपके फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं,
उनको नहीं पता होगा, जाओ और बताओ। जो विद्या को बांटता है ना, जो ज्ञान को बांटता है, जो पढ़ाई के बारे में हेल्प करता है, उससे बड़ा और कुछ नहीं होता। जाओ उनको भी बताओ कि भाई आपको भी पढ़ना है, आप सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने का फायदा बताओ। जैसे आप सब्सक्राइब करते हो तो आपका कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं होता, ऐसे उनका भी नहीं होगा, वो भी अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। क्योंकि जो मैग्नेट ब्रेन्स है वही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन दे रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोई भी नहीं देगा इतना अच्छा। और सबसे अच्छी बात ये, फ्री ऑफ कॉस्ट के अलावा क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, आपको अच्छा लगा है, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू फील गुड, you have understood everything, just like the video, subscribe the channel। सब्सक्राइब करने से आप कभी कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं करोगे, मैं हमेशा आपको ये बात बताती हूँ। और शेयर करो सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ, अपने सारे ग्रुप्स में, तो वो भी पढ़ सकेंगे, राइट। थैंक